Good evening, friends. I welcome you all on the Parishram Vidyapit channel. फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बेसिक यूपीएससी की जर्नी। उस पे आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो 2027, 28, 29 को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो अपनी प्रिपरेशन ज़ीरो से या बिगनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देगी। बस बेसिकली आप एंडिंग तक इसमें बने रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें किस कंटेंट को फोकस करना है। एनसीईआरटीज़ का क्या बेसिक रोल रहने वाला है हमारी प्रिपरेशन में, किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़ने वाले हैं हमारे स्टैटिक पोर्शन के साथ। सो आई शुभम अग्रवाल, आई वेलकम यू ऑल ऑन द परिश्रम विद्यापीठ। नाउ बेसिकली हम बात करें तो इस मास्टर प्लान के अंदर हम डिफरेंट फेसेस में हमने इसको तोड़ रखा है कि हम हमारे सेशन को किस तरीके से 18 से 24 मंथ में इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इस पे हम बात करें तो हमारा मास्टर प्लान जो रहेगा पूरा 18 से 24 मंथ तक होगा। अब फ्रेंड्स, इस पे हम देखें तो हमारा जो बेसिकली ये पता है हमें कि 3 स्टेजेस में यूपीएससी की परीक्षा होती है, खासकर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, राइट। अब हम देखें कि प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं, मेंस की और इंटरव्यू की, तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली हम बात करें आइसोलेटेड अप्रोच में नहीं होती है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड मैनर में ही होती है। ऐसा नहीं होता कि हम स्टार्टिंग के 4 महीना प्रीलिम्स पढ़ लिए फिर मेंस पे फोकस किए, फिर नहीं। हमें दोनों चीज़ साथ में पढ़ना होगा। जब 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 हम दोनों चीज़ साथ में पढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम प्रीलिम्स में किसी टॉपिक को फोकस कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसके मेंस के एस्पेक्ट को भी देखेंगे। अभी जैसे आज का अगर आपने करंट अफेयर देखा होगा तो आज के करंट अफेयर में आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल का मोशन था वो पार्लियामेंट के द्वारा हटा दिया गया। तो अब ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये प्रीलिम्स और मींस दोनों के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे तो उसमें डिमांड क्या है हमको ये समझना होगा। यूपीएससी की डिमांड प्रीलिम्स में अलग है, मेंस में अलग है, इंटरव्यू में अलग है, लेकिन पढ़ते समय तीनों साथ में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में जब हम बात करें तो प्रीलिम्स में हमको जो पूछा जाएगा वो मोस्टली फैक्चुअल चीज़ पूछी जाएगी, राइट, फैक्चुअल चीज़। लेकिन जब हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमको जो रहेगा वो इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जाता है, ठीक है। अब जब हम इन डेप्थ एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेके जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, ठीक। अब जब इलेक्शन कमीशन में बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अब फैक्चुअल चीज़ में आपका इलेक्शन का 324 टू 329 जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाएंगे। रिमूवल की प्रोसीजर पूछी जाएगी, अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर पूछी जाएगी, ठीक, ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव में आते हैं तो उसमें क्या इलेक्शन कमीशन आज के समय में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता, मतलब क्या, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव मैनर में क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो पढ़ना दोनों को साथ में। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अभी डिफरेंस जो आ रहा है आपके प्रीलिम्स में जब हम देखें तो इसके ब्रेड्थ में, ब्रेड्थ मतलब कि हमको पढ़ना बहुत सारा है लेकिन उसमें फैक्चुअल ऊपर ऊपर की चीज़ पढ़ना है। लेकिन जब हम मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस में, तो मेंस में हमको पढ़ना कम है लेकिन इन डेप्थ पढ़ना है। नॉलेज हमको ज़्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको अपने ओपिनियंस जो है वो अप्लाई करने हैं, राइट। फिर उसके नीचे इंटरव्यू में मोस्टली करंट से रिलेटेड चीज़ें जो आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही पूछ लेगा, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रिमूवल मोशन लाया गया पहली बार वो सही था? क्या आपको लगता है क्या सीईसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही हैं? आपका क्या ओपिनियन है? तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू पे आएंगे। तो टॉपिक तीनों सेम, टॉपिक एक ही है लेकिन डिमांड अलग अलग है, तो इसको फोकस रखना है हमें। तो पढ़ते समय हमको ये याद रखना है कि भाई पढ़ाई जो होगी वो साथ में होगी, अलग अलग नहीं होगी, राइट। अब हम बात करें प्रीलिम्स में, इस तरीके की प्रीलिम्स में आपको पता है कि एमसीक्यू में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें फैक्चुअल चीज़ें, देन गवर्नेंस, मेंस में आपको गवर्नेंस से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन का एग्जांपल लेके समझाए, ठीक। सो विषय एक ही है बट बाधाएं जो है वो अलग अलग। अब मेन चीज़ जो आ रही है हमारी फेजेस में,
अब हम बात करें तो हमने 5 फेजेस में, जैसे हमने कहा था कि 5 चरणों में हमने अपने जो रूपरेखा है उसको बना रखी है। अब पहली रूपरेखा जो है उसको हम फाउंडेशन कोर्स कहेंगे, ठीक है। और फाउंडेशन कोर्स में हमारा जो होगी एन पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। एन की जब हम बात करें, ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड करेगी कम से कम 4 से 5 महीने में, ठीक है। तो बेसिकली आज हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मिड सितंबर तक हमको फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है, 5 महीने तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, नेक्स्ट चरण। अब ये नेक्स्ट स्टेज में जब हम देखें तो इसमें हमको ऑप्शनल और हमारे जो मेंस के सब्जेक्ट है लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब चीज़ें पढ़नी जो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल है। लेकिन साथ ही साथ हमें पिछले चीज़ों के रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। तो अभी इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिस पे लेके आ सकते हैं, मतलब आप कमेंट करके बताइए क्या आपको इस तरीके का टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ वीडियो चाहिए, जिसमें हम बेसिकली बात करें कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कि हमें कितना समय ऑप्शनल सब्जेक्ट को देना है, कितना सब्जेक्ट समय आपको रिवीजन के लिए देना है, कितना समय करंट अफेयर को देना है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना के ला सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। दूसरी बात, ये आपके जो चरणों की बात है, हम डिफरेंट फेजेस की बात कर रहे हैं, तो आपके जो सक्सेस डिपेंड करता है यूपीएससी में, वो सक्सेस डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, है ना, कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। वरना हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 1 से 2 अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है वो गलती क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे अभी कमेंट में बताइए कि सक्सेस सक्सेस के 2 पिलर आपके हिसाब से क्या हैं, ठीक है। जब हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो सक्सेस में ऐसे कौन से 2 पॉइंट है जो होने चाहिए, जो आपको सक्सेस लगता है कि ये हम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ, हार्डवर्क हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप बताइए कमेंट करके, ठीक। फिर हम जब थर्ड चरण की बात करें तो ये हमारा कोर जो है वो प्रीलिम्स रिलेटेड है। कोर प्रीलिम्स रिलेटेड मतलब जैसे मई में प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो आपको ये फरवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, फरवरी एंडिंग से मार्च अप्रैल में 3 महीने के लिए। तो ये थर्ड फेज हो गया। फोर्थ फेज है हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, ठीक है, मई से लेके सितंबर तक। और फिफ्थ फेज है हमारा इंटरव्यू वाला, मेंस क्लियर होने के बाद। तो अभी फिलहाल तो हमें सिर्फ 2 चरणों पे काम करना है, फर्स्ट और सेकंड पे। इस पे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो इस पे हम बात करें तो फर्स्ट फेज में हमको जो फोकस करना है वो होगा हमारा एन ठीक है। अब बेसिक 3 चीज़ मैं बताऊं जिसके बिना कभी भी यूपीएससी नहीं हो सकता, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए, पीवाईक्यू आप करे होने चाहिए। दूसरी बात, आपके एनसीईआरटी पे आपके पकड़ डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक। सो सिलेबस ज़रूरी क्यों है, सिलेबस पे इतना फोकस क्यों देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अभी बताइए आपको क्या पता न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। सो अंडर द अर्थ, अभी फॉर एग्जांपल अंडर द अर्थ पॉलिटी, हिस्ट्री, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। इसलिए सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए और वो आप अपने हैंड रिटन में लिखिए और अपने डेस्क पे लगाइए जहाँ पढ़ते हैं। तो सिलेबस, पीवाईक्यूज हमें डेली सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी पे हमको बहुत फोकस करना है। हमारे फाउंडेशन स्टेज की हम बात कर रहे हैं, फेज़ 1 की, ठीक है। ये नींव स्टेज है, हमको यहाँ पे नींव रखी जाती है। जितनी स्ट्रांग नींव होगी उतनी ही अच्छी उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, हमें पता है। तो जितना अच्छा आपका शुरू के 6 महीने का होगा उतना ही अच्छा आपका आगे का करियर होगा, ठीक है। तो ये हमें फोकस करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें एकदम, जब हम पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज के ऊपर नहीं जाना, पीवाईक्यू सॉल्व करने बोल रहे हैं, आई नो आपको नहीं बनेंगे, तो हमको उसको अटेम्प्ट करने के लिए ये नहीं कि मुझे नहीं बन रहे हैं, मुझे मार्क्स नहीं आ रहे। हमको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी एमसीक्यू अगर सॉल्व कर भी रहे हो तो उसको सीखने की मंशा से सीखो, ऐसा नहीं कि हमें उसमें मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे फोकस करना है हमें हमारे आने वाली क्लासेस में। एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स पे भी जाएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा सेकंड फेज आता है। अब सेकंड फेज में हम मेंस के ऊपर काम करेंगे। मेंस में हम यहाँ पे हमारे जो कोर सब्जेक्ट है जो मेंस रेस्पेक्ट में है, जैसे हम आईआर की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, ठीक, मोस्टली एथिक्स एंड ऑल, तो हम इसको इसमें डील करेंगे। और साथ ही साथ इसमें आंसर राइटिंग पे भी बहुत हम काम करेंगे इस फेज़ में, ठीक है।
इस फेज़ में आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आंसर राइटिंग पे हम काम करेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग हमको इस पे भरोसे नहीं रहना है कि जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तब देखेंगे, नहीं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 3 महीने का गैप होता है, आपको आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही करनी है। जब हमारा फाउंडेशन 2 महीने के बाद, डेढ़ डेढ़ महीने 1.5-2 महीने के बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। और हमको थोड़ा थोड़ा समय डेली देना है आंसर राइटिंग करने के लिए, ताकि हम प्रिपेयर हो सके स्पीड मेंटेन करने में, पेपर कंप्लीशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। सो फेज़ 2 में हमें हमारे स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर आना है। ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट में जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, जीसी लॉन्ग ज्योग्राफी के लिए आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, मंथली मैगजीन्स पे। और जो सेकेंड फेज होगा, अब यहाँ पे ऑप्शनल की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब देखिए मोस्टली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, कि फेज़ 1 से ही ऑप्शनल ले के बैठ जाते हैं। अब जब आपको फाउंडेशन ही नहीं पता होगा, आप कैसे ऑप्शनल की तैयारी कर लोगे? ऑप्शनल इन डेप्थ पढ़ना होता है पूरा। ठीक है। सो आपको बेसिकली ऑप्शनल पढ़ने के लिए फाउंडेशन पता होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को ऑप्शनल ले रहे हैं, तो आपको फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का फाउंडेशन थिंग्स, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जॉब मैप्स पढ़ाएंगे। तो ज्योग्राफी जब तक थोड़ा बहुत बेसिक नहीं पढ़ोगे, आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोशिश करिए सेकेंड फेज में उठाइए। ठीक है। और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रैंक लाने के लिए। ठीक है। तो सेकेंड स्टेज हमारी होगी आंसर राइटिंग, ऑप्शनल प्लस स्टैटिक पोर्शन जो हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से है उसके ऊपर। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो थर्ड फेज में हम प्रीलिम्स स्प्रिंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हम इस मंशा से ना करें कि हमें अपना कट ऑफ को फोकस करके, जैसे कट ऑफ 95 जा रहा है तो हमें 95 नंबर लाने, नहीं। हमें ये देखना है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं हर बार। ठीक है। इसको हम बात करें तो जैसे कि हम इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करने के बाद एनालिसिस पार्ट पे। ठीक है। एनालिसिस पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस में कहने का मतलब है कि जब आप पेपर करते हैं तो आपको उसका एनालिसिस करना है। पेपर तो 2 घंटे में हो जाएगा, एनालिसिस करने में 5 घंटे लगते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो एनालिसिस हमारा कहने का मतलब है कि आपको उसके ऑप्शंस को अभी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस सही आंसर देख लिए, ए है, बात खत्म हो गई, नहीं। आपको ए बी सी डी तीनों का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ना है। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ऑप्शन क्वेश्चन किया, उसको ए के ऊपर सही था, उसने पूछ लिया डी के आसपास का कोई चीज़। तो जब मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ का रिवीजन होता है, तो इसको आपको एनालिसिस करना है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उस समय हमें रिवीजन पे फोकस करना है खासकर। ठीक है। फिर उसके बाद हमें फुल लेंथ टेस्ट देने हैं 3 दिन के रिवीजन करने के बाद। तो इस तरीके से वीकली स्ट्रेटेजी चलेगी, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू की एक और बार स्टडी करना, और रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि हमारे 2 फेजेस में जो है वो चीज़ें हो चुकी है। तो यहाँ पे रिवीजन प्लस पेपर सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हमारा सेकेंड फेज का पार्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आए तो अभी मॉक टेस्ट की रणनीति वही हम जो बात कर रहे हैं, बार बार फेल क्यों हो जाती है? वो फेल इसलिए हो जाती है कि आप अंतिम स्कोर के आगे भागते कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। अब भले चाहे पेपर टफ आया हो तो कट ऑफ नीचे जाएगा नहीं, बट आपके दिमाग में थे तो फिर आप उसमें तुक्के लगाना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको फोकस करना है बेसिकली कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, जितने पिछली बार किया था। दूसरी बात, आपको आंख बंद करके ब्लाइंड स्पॉट्स पे टिक मार्क नहीं करना। जैसे बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स टू द प्लांट्स ओनली। ठीक है। अब ओनली वर्ड जहाँ आता है, मोस्टली वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस होते हैं, रहते हैं, बट वो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स होता है ऐसा। अब हर ज़रूरी नहीं है कि 10 on 10 हर बार ऐसा होगा, तो हम ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है। हमें इस तरीके के जोखिम से बचना है थोड़ा सा। ठीक है। और मोस्टली कोशिश कीजिए कि हम 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करें, ताकि जो चीज़ें हमें आसानी से आ रही हैं पहले हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। दूसरी बात, विश्लेषण बहुत ज़रूरी है पेपर का। सिर्फ पेपर देने से कुछ नहीं होता, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कमियां कहाँ रह रही हैं, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। बिना स्केप काम नहीं होगा। ठीक है।
तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम हमको सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट हमारे बिहेवियरल करेक्शन के लिए है, ठीक है, ना कि कोर्स आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल। देन नेक्स्ट हम बात करें तो आपके आंसर राइटिंग पे प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस पर्सपेक्टिव में फेज 4 में या फिर पहले भी ये तो काम आएगा ही, जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें जब हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपका हो जाएगा बॉडी पार्ट, ये हो जाएगा कंक्लूजन पार्ट। अब मेन जो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, सबसे पहली मिस्टेक ये होना चाहिए, बहुत क्रिस्प होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ठीक है। परिभाषा लिखें, ज़रूरी परिभाषा हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ इकोनॉमिक्स का चीज़ें हैं तो फैक्चुअल आ जाए, पॉलिटी है तो आर्टिकल वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट में आपके मोस्टली सब हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है, उपशीर्षक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, फ्लो चार्ट, डायग्राम एंड ऑल। उसके बाद हम बात कर लें तो आपका कंक्लूज़न जो होगा वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, अधिकारी बनने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपकी ये चीज़ें होंगी। अब दूसरी बात क्या है कि हम बात करें तो इसमें कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चंस को लिखता है, ठीक है, लेकिन अभी ये कितनी बारी उनको बता दें कि इस तरीके से इस फेजेस में काम करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता है, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती। तो अब इसके लिए लगता है एक पर्सनल मेंटरशिप, राइट। तो एक मेंटरशिप ज़रूरी है, क्यों, ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मेंटरशिप अगर कोई चाहता है तो आप कमेंट करके बताइए कि पर्सनल मेंटरशिप के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको पर्सनल मेंटरशिप या पर्सनल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। सबकी अलग अलग दिक्कतें हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट है तो उसके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे ही है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये मोस्टली जनरलाइज स्ट्रेटेजी है, ठीक है, लेकिन एक पर्सनल स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसके लिए आप हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, और जो व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है आप उस पर भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं मेंटरशिप की, अभी क्या होता है जैसे फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो फैकल्टी आपको आएगा, एक्सप्लेन करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट को आपको 4 बुक के नाम बता देंगे, आप उसको पढ़ोगे, लेकिन आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अब 4 बुक में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आपको क्या पता, ये आपको मेंटर बताएंगे, ठीक है। आंसर सही लिख रहे हैं कि नहीं वो बताएंगे, किस टॉपिक को एक बार पढ़ना है, किसको 4 बार पढ़ना है, पीवाई की और सिलेबस के बेसिस पे, तो ये आपको मेंटर बेहतर गाइड कर सकते हैं। सो अगर आपको सही डायरेक्शन, सही स्ट्रेटेजी अगर फर्स्ट टाइम में ही मिलती है तो आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत आसानी से पहुंचते हो, एंड दैट्स द रोल ऑफ द मेंटर, राइट। तो करेक्ट मेंटर आपका ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस की, जब हम ट्रेंड एनालिसिस की, अब एक और चीज़ है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करें तो किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचायती राज से, फंडामेंटल राइट से, पार्लियामेंट से, हिस्ट्री में एंशियंट का कितना फोकस आ रहा है, मिडीवल का कितना आ रहा है, मॉडर्न का कितना वेटेज आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि हम इस तरीके से हर सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करके लाएं कि पिछले 6 से 7 वर्षों में किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं, तो ये ट्रेंड एनालिसिस का अगर आप वीडियो चाहते हैं, और साथ ही साथ ऐसे बुक लिस्ट का वीडियो चाहते हैं कि आपको प्रॉपर बुक लिस्ट बता दी जाए जिसमें आपके एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पढ़ना है हर सब्जेक्ट की, तो आप ट्रेंड एनालिसिस और बुक लिस्ट के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है रेदर देन आपके नॉलेज का टेस्ट है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आप स्पष्ट रहिए, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे सिंपल रहिए, मतलब कि ज़्यादा दिखावे की कोशिश मत करिए, वो मत दिखाइए जो आप है नहीं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात, जो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म होता है, वो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म आपको अच्छी तरीके से पूरा पता होना चाहिए।
अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आता है, खासकर फिर करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ मोस्टली आपको पता होनी चाहिए डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म पे। ठीक है, देन वहाँ पे इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस रेदर देन योर एकेडमिक्स। ठीक है, मेन चीज़ वो है। देन आगे हम बात करें तो डेली टाइम टेबल। अब डेली टाइम टेबल में जिस तरह से बताया कि सबके लिए अलग हो सकता है, वर्किंग कैंडिडेट के लिए अलग, फुल टाइम स्टूडेंट के लिए अलग, बिगनर के लिए अलग और रिपीटर्स के लिए अलग। ये जनरलाइज टाइम टेबल है हमारा कि भाई दिन में 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से हमें जनरल स्टडीज़ को कितना समय देना है, ऑप्शनल को कितना समय देना है। ठीक है, मोस्टली आप फोकस करिए स्टार्टिंग के, अगर फेज़ 1 में आप अगर रह रहे हैं अभी, तो आप अपना मैक्सिमम टाइम फाउंडेशन बिल्डिंग में पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को दीजिए और साथ ही साथ एनसीईआरटीज को दीजिए फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। और फिर धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड फेज में ऑप्शनल विषय को आप फोकस करेंगे जिसमें 2 से 3 घंटा आप डेली बेसिस पे उसको देंगे। ठीक, देन करंट अफेयर्स तो साथ ही साथ पैरेलली आपका हर समय चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। देन नेक्स्ट हम आते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो मिसिंग आउट जो है फॉल्ट ट्रैप्स आपके की फियर ऑफ मिसिंग आउट की एक बुक हमको अभी देखो, आप अलग अलग लोगों से पूछोगे वो एक विषय पे आपको 10 किताब बता देंगे, बट आप गलती यहाँ नहीं करना है, हमें ये चीज़ करना है। अगर हिस्ट्री के लिए बात कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री पे बिपिन चंद्रा हो गया, स्पेक्ट्रम हो गई, तो आप अगर कोई इस बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो बिपिन चंद्रा ही पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम ही पढ़िए। ये नहीं कि हम एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है रेदर देन 10 बुक को एक बार पढ़ना है। जितनी बार रिवीजन करोगे सिंगल सोर्स को, उतने ज़्यादा आपके पेपर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे रेदर देन कि आप मल्टीपल चीज़ों को सिर्फ एक टाइम पढ़ें। ठीक है, तो मेन चीज़ है रिवीजन, एक सोर्स और 5 रिवीजन। देन पीवाईक्यूज, बार बार पीवाईक्यूज करना ही करना है। देन चौथे महीने तक शुरुआत कर लेना किस चीज़ की, आंसर राइटिंग की। देन बेसिकली हम ये सोचते हैं कि ये बहुत मैराथन रेस है ना, अभी ये आपको ये करने की डेली मैं पढ़ूंगा ही 15 घंटे, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको मोटिवेशन के लिए कभी कभी बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। वी आर द ह्यूमंस, ये भी ध्यान रखिए। तो आप समय समय पे ब्रेक लेते रहिए, अपने आप को टायर्ड मत रखिए, मोटिवेटेड रहिए क्योंकि मैराथन है, बहुत लंबे समय तक जाना है। ठीक है, तो छोटे छोटे ब्रेक ज़रूरी हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, और उत्तर लेखन में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक बार स्टार्ट करें तो ब्रेक नहीं करना है, दिन के 1 से 2 आंसर लिखना है। एक 1 से 2 आंसर लिखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती रहेंगी। ठीक है, इस चीज़ पे हमें काम करना है। ठीक, चलिए इसके आगे हम बात करें तो आपका जो बेसिक चीज़ है लास्ट इज़ आपके पिलर जो हमने बात कर रखे हैं, पाठ्यक्रम आपका सिलेबस। बिना सिलेबस के नहीं होगा, बिना पीवाईक्यू के नहीं होगा, बिना करंट अफेयर के नहीं होगा। इसको लिख लो, बार बार लिख लो, छाप लो। ठीक है, सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर लें तो ये बेसिक स्ट्रेटजी होगी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच है, आप उसको फिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली न्यूज़, नोट्स, MCQ एंड NCERT बैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टार्ट फॉर दैट ऑल्सो। फॉर उसके लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप DM कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेरी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। किसी और चीज़ के लिए वीडियो लगेगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर भी आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच।